नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के अंदर जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है आगामी महीने में, उसके लिए महिला और बाल अपराध से संबंधित जो अपनी क्लास है उसको शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब महिला और बाल अपराध की जो हमारी क्लास होगी वह क्लास कुल 4 भागों में चलेगी। 4 भागों में जो अपनी क्लास चलने वाली है उसके बारे में चर्चा करें। कृष्णा एकेडमी में आपका स्वागत है। चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे पहले भाग की बात करूं मैं, तो पहला भाग हमारा जो होगा वो आप ध्यान रखेंगे संवैधानिक प्रावधान का होगा। तो मैं कुल 4 भाग में आपको महिला और बाल अपराध पढ़ाने वाला हूं। तो पहला भाग हमारा चलेगा संवैधानिक प्रावधान का। संवैधानिक प्रावधान, अब संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ पर किए गए हैं, महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित है। तो पहला पार्ट हमारा चलेगा संवैधानिक प्रावधान का। जो दूसरा पार्ट हम लेंगे वो लेंगे बच्चों से संबंधित। बच्चों से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं या जितने भी एक्ट होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 6 पेपर हुए हैं, 6 तारीख को 2 पेपर, 7 तारीख को 2 पेपर और 8 तारीख को 2 पेपर। तो उन एग्जाम्स में बच्चों से संबंधित प्रत्येक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे बच्चों से संबंधित एक्ट या अपराध। नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे महिलाओं से संबंधित महिलाओं से संबंधित जितने भी एक्ट हैं, जैसे पीसीपीएनडीटी एक्ट हो गया, महिलाओं से संबंधित है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात पर सुधार के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट लेकर आए। उसके अलावा और भी कई अन्य एक्ट है, जैसे दहेज वाला है। और तो इसमें महिलाओं से संबंधित जितने भी एक्ट होंगे उसकी चर्चा करेंगे हम अपने पार्ट 3 में। तो पिछली जो कक्षाओं का ट्रेंड रहा है, पिछले जो पेपर्स का ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड के आधार पर ही हम चलेंगे। पिछली कक्षाओं में क्वेश्चन कहां से आए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। आगामी कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा आपके सामने हम करेंगे। तो जो हमारा चौथा पार्ट होगा, चौथा पार्ट चलेगा एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी की रिपोर्ट, देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको 2 रिपोर्ट पढ़नी है। एक रिपोर्ट तो आप पढ़ोगे वर्ष 2015 की, कौन सी, वर्ष 2015 की, और एक नवीनतम आई है 2020 की। तो ये 2 रिपोर्ट्स आपको पढ़नी है। तो दोनों की मैं बात करूंगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2015 और 2020 की। और इसी चौथे पार्ट में मैं एक और बात की चर्चा करूंगा, और वो चर्चा कौन सी रहेगी, वो रहेगी समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे। अब समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं, सितंबर 2021 में राजस्थान सरकार के द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत अगर कोई मुखबिर जानकारी देता है तो उस व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा अभी एक प्रावधान किया गया। और यही क्वेश्चन एसआई के अंदर पूछा गया। तो आप बताओगे कि 3 लाख रुपए, कितने लाख रुपए, 3 लाख रुपए का प्रावधान उस व्यक्ति को या उस मुखबिर को राज्य सरकार इनाम के रूप में देने वाली है। तो ये बातें भी इसके अंदर अपन जो भी नई बातें हैं वो भी इस समसामयिकी वाले पार्ट में करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास 4 पार्ट में चलेगी। तो पहले पार्ट की बात करते हैं। उस पहले पार्ट में हम बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान। और अब अगर आपको ये क्लास निरंतर लेनी है तो यूट्यूब पर भी हमारी ये क्लासें आपको निःशुल्क मिल जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं। तो आप सभी जो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 1 के साथ हेडिंग लगाएंगे संवैधानिक प्रावधान, कि संविधान में बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों, आप जो मेरी ये क्लास ले रहे हैं, आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि जो आप मुझसे पढ़ेंगे यही हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा। और तो इससे बड़ा मैं गारंटी दे नहीं सकता। जो मैं यहां पर आपको बोर्ड में कराऊंगा
10 of 10, कितने 10 of 10 आप एग्जाम में सही से करके आएंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि जब मैंने पिछली बार पढ़ाया 2020 के अंदर तो कई बच्चों ने मुझे 10 of 10 का रिजल्ट प्रदान किया, तो उसी आधार पर मैं आपको ये कह रहा हूं। तो आप मुझसे पढ़ने के बाद में अपने एग्जाम में 10 में से 10 क्वेश्चन सही करके आएंगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात कुछ बातें हमें मौलिक अधिकार में पता चलती है, जिसे आप मूल अधिकार कहते हैं, जिसे हमें अमेरिका से ग्रहण किया है। कुछ बातें तो इसके अंदर 3 चीजें अलग अलग मिलेगी। पार्ट 1 में हम, या इसको पार्ट 1 कह लो, तो पार्ट 1 के अंदर हम लेके चलेंगे मौलिक अधिकार। क्या लेके चलेंगे? मौलिक अधिकार, कि मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो बच्चों को क्या क्या वहां अधिकार प्राप्त है, महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार में क्या क्या प्रावधान है। दूसरी जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम नीति निर्देशक तत्वों में कौन से आर्टिकल हैं जो कि महिला और बच्चों से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी ध्यान रखना, नीति निर्देशक तत्व। नंबर 3 की मैं बात करूं दोस्तों, तो नंबर 3 में दिया गया है, अब मूल रूप से भारत के संविधान में तो उल्लेखित नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और उस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बताइए मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में भाग 4 क में उल्लेखित है। आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य है वो भारत के संविधान के भाग 4 क में उल्लेखित है। ये बाद में जोड़े गए भाग 4 क। नीति निर्देशक तत्व आप सब जानते हो दोस्तों, नीति निर्देशक भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित है, और आप पढ़ते हो मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, भाग 3 में। तो ये जानकारियां अभी आगे इसमें चर्चा करेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जहां पर महिलाओं को कुछ अधिकार हैं, जहां पर कुछ बच्चों के लिए कुछ अधिकार की बात कही गई है। तो दोस्तों अब हम इसी का पार्ट 1 का भी पहला भाग स्टार्ट करते हैं, मौलिक अधिकार। चलते हैं दोस्तों आगे। पहली बात, फर्स्ट नंबर, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों में क्या क्या बातें महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। मौलिक अधिकारों में उल्लेखित बातें, आर्टिकल 15। आर्टिकल के लिए हम ये ART भी लिख लो, या इसी को कहते हैं अनुच्छेद। क्या कहेंगे? अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में इसको 3 भागों में बांटना दोस्तों, 3 भागों में। पहला भाग अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 15(2) और अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(1) कहता है राज्य के कुछ, ये जैसे आपने लिखा मौलिक अधिकार है। अधिकार क्या होते हैं दोस्तों? अधिकार के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमने आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये बातें मौलिक अधिकार हमें बताते हैं। अब जैसे हम आर्टिकल 15(1) शुरू करते हैं तो वहां बात की गई है किसी व्यक्ति से जाति, लिंग, मूल, वंश। तो यहां मैं शब्द लिख रहा हूं, किसी व्यक्ति से जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। विभेद का मतलब है भेदभाव नहीं करेगा। तो पहली बात हमें क्या पता चली दोस्तों? विभेद नहीं करेगा। तो यहां से एक बात पता चली कि राज्य विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा दोस्तों? राज्य। आर्टिकल 15(1) में कहा जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान
आदि के आधार पर। तो हमारे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से हमें पता चल रही है कि ये जो हमने लिंग लिखा है और लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। आपने एक मुद्दा देखा होगा, सबरीमाला मंदिर प्रकरण। सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? केरल के अंदर लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है। किसका है? लॉर्ड अयप्पा का केरल में मंदिर है। तो इस मंदिर में महिलाओं की जो 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु की महिलाएं थी, उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कारण क्या था दोस्तों? प्रवेश वर्जित। और वर्जित करने का कारण था कि महिलाओं का जो मासिक स्राव होता है, मासिक जो धर्म होता है, वो उसके कारण वहां पर महिलाओं को प्रवेश से वर्जित किया गया। तो दोस्तों अब हमारे आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जब ये बात हमें मौलिक अधिकार में जब प्रदान कर दी गई तो लिंग के आधार पर भेदभाव, केरल का एक मंदिर है सबरीमाला, और सबरीमाला मंदिर में फिर ये भेदभाव हुआ। तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में कहा कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और महिलाएं उस मंदिर में जा सकती है। आगे चलते हैं आर्टिकल 15(2). दोस्तों 15(2) में किस बात का उल्लेख है? 15(2) कहता है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है, जैसे कोई मंदिर है, कोई होटल है, या कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, या कोई शैक्षणिक संस्था है, उस स्थान पर, या कोई कुआं है या कोई तालाब है, उस स्थान पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(2) कहता है किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये अधिकार है हर व्यक्ति को, भारत का जो कोई नागरिक है उसे ये अधिकार है। जैसे मैं बात करता हूं सिर्फ भारतीयों को प्राप्त अधिकार, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, जो सिर्फ भारतीयों को, विदेशियों को नहीं है। ये कुछ अधिकार हैं जो कि आर्टिकल 15, जैसे कुछ आर्टिकल में लिख रहा हूं यहां पर, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और ये 30, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त। दोस्तों ये आर्टिकल कुछ जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, 15, 16, 19, 29, 30। तो हम 15 पढ़ रहे हैं, तो ये भारत का कोई नागरिक है तो उसके साथ विभेद नहीं किया जाएगा। ये आप अपने ध्यान रखें। आर्टिकल 15(2) में है किसी सार्वजनिक स्थान, जैसे कोई भी हो सकता है, कोई मनोरंजन का स्थान हो सकता है, कोई विद्या का स्थान हो सकता है, कोई कहीं घूमने जाने का स्थान हो सकता है, किसी भी स्थान पर कोई मंदिर हो सकता है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा राजस्थान के पाली के अंदर जो दलित व्यक्ति था, जो दलित दुल्हा था, उसको घोड़ी से नीचे उतार दिया जाता है। तो वो भी एक प्रकार का भेदभाव है। तो ये इस भेदभाव को मिटाने के लिए ही हमें संविधान में ये ताकत देता है। तो किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 15(2) कहता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 15(3) की। 15(3) के अंदर प्रावधान है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए, महिला और बच्चे के लिए, महिला और बच्चों कर लो इसको, बच्चों के लिए, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या करेगा? विशेष प्रावधान। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो ये 3 बातें हमने आर्टिकल 15 में देखी। मौलिक अधिकार में ये बात उल्लेखित है, जो आर्टिकल आप 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हो, 36 में आपके डीपीएस पे आ जाता है। तो देखो यहां से आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं, 15(1) में है किसी जाति, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं करेंगे। 15(2) कहता है कोई सार्वजनिक स्थान है तो उस स्थान पर जाने पर किसी व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15(3) कहता है राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। तो ये 3 बातें हमने आर्टिकल 15 से देखी। चलते हैं दोस्तों आगे। आर्टिकल 15 के बाद शुरू होता है दोस्तों अनुच्छेद 21। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कुछ विशेष बातों की ओर गौर करेगा। अनुच्छेद 21 के तहत देखो दोस्तों, अनुच्छेद 21 में 4 बातों का उल्लेख है। पहली बात मैं करूं तो पहली बात मिलेगी यहां से हमें रैंकिंग पर रोक। किस पर रोक? रैंकिंग पर रोक। जैसे मान लो कॉलेज में कोई लड़की जाती है
तो उसके साथ रैंकिंग होती है, तो रैंकिंग पर रोक है। रैंकिंग के विरुद्ध उसे मूल अधिकार प्राप्त है, तो रैंकिंग पर रोक है। कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 21 में। दूसरी बात इसमें होती है, कोई महिला कहीं कामकाज पर जाती है और कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, जो आपने विशाखा गाइडलाइन पढ़ी होगी या विशाखा मामला पढ़ा होगा 1997 का है, उसमें बात कही गई कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, तो उसके विरुद्ध भी हमें मौलिक अधिकार के तहत एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। तो महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए, तो महिलाओं का कार्यस्थल पर, जहां वो काम करती है उस स्थल पर, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है। कौन सा उत्पीड़न दोस्तों? लैंगिक उत्पीड़न। और इसी में हम ध्यान रखेंगे, अभी एसआई में और आरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया कि विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, तो विशाखा गाइडलाइन आई दोस्तों 1997 की विशाखा गाइडलाइन है, और उसमें कहा गया कि विशाखा गाइडलाइन की पालना सभी राज्यों को करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो दो बातें हमने देखी, अनुच्छेद 21 में रैंकिंग पर रोक, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, यदि कोई महिला किसी होटल में जाती है, उस होटल में जैसे मान लो कोई घूमने कुल्लू मनाली गया हुआ है, और वहां पर जो होटल संचालक है वो हिडन कैमरे लगा देता है। अब हिडन कैमरे का हम जैसे कोई अगर जाए वहां पर, तो हमें तो पता नहीं कि वहां पर कहां पर उसने हिडन कैमरा लगाया है। उस स्थिति में दोस्तों, अब हमारी जो प्राइवेट पिक्चर होती है, जैसे मान लो हम वहां पर सो रहे हैं, प्राइवेट पिक्चर्स होती है, या मान लो जैसे कोई महिला है, कोई बाथरूम के अंदर, जैसे मान लो कोई बाथरूम में अपने नहाने का काम कर रही है, या कोई जैसे मान लो कहीं ड्रेस लेने, कोई कपड़े लेने वो गई है, तो वहां पर भी जो शोरूम्स होते हैं, उन शोरूम्स के अंदर भी हिडन कैमरे लगाकर उन महिलाओं की प्राइवेट पिक्चर ले ली जाती है। तो उसके विरुद्ध निजता का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, यानी प्राइवेसी के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपकी प्राइवेसी का हनन करता है तो आर्टिकल 21 आपको मौलिक अधिकार में प्रदान किया गया है, और उसके तहत आप आर्टिकल 32 के तहत मैंने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो तीसरा मैं बता रहा हूं यहां पर, महिला की निजता का भंग होना, तो निजता का अधिकार, निजता का माने होगा दोस्तों, निजता का मतलब होगा यहां पर प्राइवेसी किसी महिला की भंग होती है तो उसके विरुद्ध भी उसे अधिकार। और चौथा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौथा है, देखो पहला हो गया रैंकिंग पर रोक, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न, विशाखा मामला ध्यान रखेंगे। और निजता का अधिकार, यानी निजता का अधिकार है उस हर व्यक्ति को है, आर्टिकल 21 में तो महिलाओं को तो है ही। तो अगर वहां पर ऐसा कुछ महिलाओं के साथ घटित होता है, जहां पर वो शॉपिंग मॉल में गई है या फिर वो कहीं होटल में रुकी है, तो फिर उसके विरुद्ध भी उन्हें प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों आगे इसी कड़ी में, चौथा जो आर्टिकल 21 में जो मौलिक अधिकार महिलाओं को निकल कर आया है, जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी तो उस समय भी बताया था बच्चों को कि जब अगर हमें विदेश घूमना जाना होगा तो आर्टिकल 21 हमें सहायता करेगा। जैसे हमें आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, 19(1)(d) पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 19(1)(d) हमें बताता है कि हमें हमारे देश में कहीं भी घूमने फिरने की अबाध रूप से शक्ति प्रदान है। जैसे मान लो मुझे गोवा में जाना है, घूमना है, रहना है, वहां पर खाना पीना है, तो आर्टिकल 21 हमें यह अधिकार देता है कि देश के भीतर, कहां पर? देश के भीतर आप कहीं भी घूम सकते हो, देश के भीतर कहीं पर भी निर्बाध रूप से, यानी निर्बाध का मतलब है बिना रोके टोके आप घूम सकते हो। तो देश के भीतर बिना रोके, देश के भीतर बिना रोके टोके, बिना रोके घूमने का अधिकार, किसका अधिकार? घूमने का अधिकार आर्टिकल 21(1)(d) देता है। लेकिन मान लो अब आपको यहाँ गोवा नहीं जाना हनीमून के लिए, आपको तो जाना है कि चलो बैंकॉक जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। अब जब बैंकॉक और थाईलैंड जाएंगे तो आपको मिलेगा पासपोर्ट और वीजा, और पासपोर्ट और वीजा का अधिकार आपको आर्टिकल 21 देता है। तो चौथे में हम लिखेंगे पासपोर्ट, थोड़ा ध्यान रखेंगे, पासपोर्ट और वीजा का अधिकार, पासपोर्ट और वीजा का अधिकार मिलेगा। तो इसके तहत
हम विदेश में घूमने जा सकते हैं। तो पासपोर्ट और वीजा का अधिकार आर्टिकल 21 प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? 21। देश के अंदर घूमना है तो आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आप घूमोगे, और अगर आपको हनीमून के लिए देश से बाहर कहीं जाना है, मालदीव जाना है या मान लो आपको थाईलैंड, बैंकॉक जाना है, तो आर्टिकल 21 आपकी मदद करेगा। तो ये ही आर्टिकल महिलाओं को, जैसे 21 आर्टिकल की अनुच्छेद 21 की वापस बात कर लेते हैं, 2 मिनट आपका क्विक रिवीजन। रैंकिंग पर रोक कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद 21। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक जो उत्पीड़न होता है या यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए 2013 के अंदर राजस्थान में तो एक्ट बना, और विशाखा गाइडलाइन बनी 1997 के अंदर विशाखा मामला आया, और उसके बाद में राजस्थान सरकार के विरुद्ध था ये विशाखा मामला। और तीसरा है निजता का अधिकार, प्राइवेसी से संबंधित अधिकार है। जैसे बताया कि कहीं महिला जाती है, किसी हिडन कैमरे लगा दिए जाते हैं, उनकी प्राइवेट पिक्चर्स ले ली जाती है। और चौथा है पासपोर्ट और वीजा का अधिकार। तो इसके तहत मान लो किसी महिला को किसी विदेश में जाकर कहीं अपना काम करना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। किसी को विदेश जाना है, कोई काम से जाना है, या उसके कोई पैतृक जो रिश्तेदार है वहीं रहते हैं, तो इस स्थिति में वह महिला भारत से बाहर भी जा सकती है। तो ये हमने आर्टिकल 21 की दोस्तों चर्चा की। अब चलते हैं इसमें आगे। चलते हैं दोस्तों अब आर्टिकल 21 के बाद में आर्टिकल 21 क कौन सा? अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क में क्या बात है? अनुच्छेद 21 क के साथ ही आप पढ़ोगे दोस्तों मुझसे अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 51 क, और इसके साथ में ही दोस्तों आप पढ़ोगे मुझसे अनुच्छेद 45। दोस्तों मैंने 3 आर्टिकल एक साथ लिख दिए। थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको कि सर ने एक साथ 3 आर्टिकल लिख दिए। क्यों लिख दिए सर? को मजा आ रहा है इसलिए ना। देखो क्यों, क्योंकि यहां आपका फायदा है। क्या फायदा है? क्योंकि तीनों आर्टिकल मैंने एक साथ लिखे हैं। पहले आर्टिकल 21 क में आप पढ़ोगे 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। इस 86वें संविधान संशोधन में भारत के संविधान में प्रावधान किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष तक के, कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है दोस्तों? मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या बता रहा है? मौलिक अधिकार है। देखो समझो दोस्तों इसको। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002। पटवारी का पेपर आपने देखा होगा, जिस भी बच्चे ने दिया है उसको पता होगा कि पटवारी के पेपर में एक बात कही गई है। पटवारी के पेपर में एक बात कही गई है कि ये क्वेश्चन पूछा गया पटवारी के पेपर में कि ये जो हमारा एक्ट है 86वां संविधान संशोधन, ये कब लागू हुआ? या निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम है वो पूरे भारतवर्ष में किस तिथि को लागू हुआ? तो ये देखो जो दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिखी है 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। ये आर्टिकल 21 कहता है मौलिक अधिकार की बात। किसकी बात करता है? मौलिक अधिकार की बात। तो ये आपको ध्यान रखना, 86वां संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था, ये एक्ट तो आया 86वां संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन ये पारित हुआ दोस्तों 1 अप्रैल। कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ? 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को ये पारित होता है। और उसके बाद में अब जैसे मैंने यहां पर 21 क के बाद में ठीक 51 क लिख दिया, तो 51 क में दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों 51 क के अंदर में कुछ बात कही गई है। और बात मेरी यहां से ध्यान से सुनो, ये आर्टिकल 51 तक ही था, पहले 51 क नहीं था। 51 क के अंदर है नीति निर्देशक तत्व में, सॉरी मौलिक कर्तव्य में, ये है मौलिक कर्तव्य। तो जब भारत का संविधान लागू हुआ, मौलिक कर्तव्य
ये मौलिक कर्तव्यों की बात करता है 51 का, पहले उल्लेखित नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन, तो आप यहां ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन होता है कब? 1976 में। और उस समय 42वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो इसी 42वें संविधान संशोधन को मूलभूत रूप से भारत के संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। और इसी संविधान संशोधन के साथ भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। और इसके तहत जब संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े तो उल्लेखित थे 10 मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखना, कितने मौलिक कर्तव्य? 10 कर्तव्य। तो पहला यहां पर 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब 51 क लेंगे दोस्तों, तो 51 क के मैं यहां परिभाषा लिख रहा हूं। 51 क में आपको 2 बातें मिलेगी। एक बात मिलेगी, हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो। पहली बात नोट करेंगे, हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो। दूसरी बात, तो पहली बात तो इसी के अंदर जब 10 थे उसी में, और जो 11वीं बात जोड़ी, तो वो 11वीं बात दोस्तों, ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो ये जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। तो इसमें ये बात यहां से निकल के आएगी कि प्रत्येक माता पिता और अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पढ़ क्या रहे, 51 का, तो अभी 21 का आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे 51 का। तो यहां से 21 का को समझ लो वापस, 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। अब आगे 51 का, अनुच्छेद 51 क। 51 क के अंदर पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के विरुद्ध हो या महिलाओं के सम्मान को कम करती हो। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान को कम करती हो। हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान को कम करती हो। पहली बात निकली, महिला बाल अपराध पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही हमें डीपीए जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये दोस्तों 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? क्या ये मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट हमें सजा दे सकती है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब हमारे मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है तो उस स्थिति में हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तथा मौलिक कर्तव्य जैसे आप पढ़ते हो भारत के संविधान में, मूल अधिकार की मैं बात करूं तो मूल अधिकार तो हमने ग्रहण किए कहां से? मूल अधिकार हमने ग्रहण किए यूएसए से। इसके बाद में नीति निर्देशक तत्व हमने ग्रहण किए, नीति निर्देशक तत्व हमने ग्रहण किए आयरलैंड से। तथा ये जो बात कर रहा हूं मैं मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य हमने रूस से ग्रहण किए। कहां से दोस्तों? हमें ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य हमने कहां से ग्रहण किए? रूस से, सोवियत संघ रूस से। ये तीनों क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार कहां से लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? तो रूस से लिए। थोड़ा इनको आप अपनी कॉपी में अलग से लिख लेंगे अगर किसी को लिखना है तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। एक तो आपने पढ़ लिया, हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो तथा उन प्रथाओं का त्याग कर देना चाहिए। नंबर दो, जो पहले तो 10 थे दोस्तों, 10 मौलिक कर्तव्यों में एक ये था, और जो 11वां जोड़ा, 11वां मौलिक कर्तव्य, तो 11वें मौलिक कर्तव्य में एक बात कही गई, मौलिक कर्तव्य। तो 11वें मौलिक कर्तव्य में एक बात है कि प्रत्येक माता पिता, प्रत्येक
माता पिता, प्रत्येक माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। अब यहां बात देखो क्या कर रहे हैं दोस्तों, उपलब्ध करवाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, करवाएंगे। तो उपलब्ध करवाएंगे, वापस समझ लो इसको दोस्तों एक बार, कि प्रत्येक माता पिता या जो अभिभावक, जैसे मान लो किसी बच्चे के पिता नहीं है, माता नहीं है, तो उस स्थिति में उसके चाचा के पास रहेगा। तो इसके लिए भी कहा गया है प्रत्येक माता पिता तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो ये दो बातें हमें आर्टिकल 51 क में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमारे ये मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आगे आर्टिकल 45 की, अनुच्छेद 45। मैं तीनों को इनको एक साथ पढ़ाने का पीछे रीजन है क्योंकि तीनों के अंदर परिभाषाएं थोड़ी चेंज है, बाकी मेनली बात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों से संबंधित ही है, यानी शिक्षा का अधिकार ही है। जब 21 क्या पढ़ते हैं तो शिक्षा का अधिकार है, 21 के बाद में जब 45 शुरू कर रहे हैं तो ये एक हमारा नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का ये कर्तव्य बनता है। तो ये 45 में लिखा हुआ है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। किसका कर्तव्य दोस्तों, ये उपलब्ध करवाएगा। तो देखो एक बार वापस समझ लो, आर्टिकल 45 राज्यों का कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य किसका है, राज्य का। तो नीति निर्देशक तत्वों में राज्य का कर्तव्य है। राज्य की जो भाषा है, इस नीति निर्देशक तत्वों की भाषा तो सलाहकारी है, इनका उल्लंघन होने पर हम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होते हैं आर्टिकल 32 के तहत तो आप चले जाते हो सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट चले जाते हो। लेकिन क्या अगर आर्टिकल 45 का उल्लंघन होता है, राज्य ऐसी व्यवस्था नहीं करवाता है, तो उस स्थिति में क्या कोर्ट जा सकते हो, तो नहीं। आर्टिकल 21 के तहत जा सकते हो। तो इस आधार पर ध्यान रखना है, राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो ये बच्चों के लिए बात निकल के आई दोस्तों। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों आगे। अब कुछ आर्टिकल और बचे हुए हैं जिसके अंदर महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कुछ बातें और करेंगे। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है समान न्याय। किसके बारे में, समान न्याय यानी महिलाओं और पुरुषों को दोनों को समान न्याय मिलेगा, उनके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी। इसी का आर्टिकल 39D कहता है महिलाओं को, आर्टिकल 39D कहता है महिलाओं को पुरुषों के समान, महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, वेतन। महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। तो दो बातें निकल के आई, एक बात कर रहा है समान न्याय की और दूसरी बात कर रहा है महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। तो ये आर्टिकल 39 कहता है। इसके बाद में 200 आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 कुछ बातें कहता है। अनुच्छेद 42 2-3 बातें कहता है दोस्तों। जो 3 बातें हैं उसके अंदर पहली बात है हमारे प्रसूति सहायता, यानी राज्य प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा
व्यवस्था करेगा प्रसूति सहायता की, तथा इस प्रसूति सहायता के साथ ही राज्य मातृत्व अवकाश देगा। क्या देगा? मातृत्व अवकाश। अवकाश, मातृत्व का अवकाश देगा। जैसे मान लो कोई सरकारी कामकाजी महिला है, किसी विभाग में काम करती है, अब उसके जब जब उसके बालक उत्पन्न होने वाला, उस स्थिति में जब उसको मातृत्व अवकाश की आवश्यकता होती है, तो पहले तो ये 6 माह का था मातृत्व अवकाश, 6 माह का, और आज की स्थिति में ये 2 साल का है। कितने साल का दोस्तों? मातृत्व अवकाश। तो ये राज्य प्रदान करता है किसको? महिलाओं को। महिलाओं संबंधित है। प्रसूति सहायता राज्य देता है। जैसे अभी आरएस के अंदर क्वेश्चन आया, एसआई के अंदर क्वेश्चन आया, राष्ट्रीय योजना कई बार पूछा गया। राष्ट्रीय योजना में क्या है? महिलाओं को जैसे जब बच्ची पैदा होती है तो बालक या बालक के लिए नहीं, बालिकाओं के लिए, तो बालिका जब पैदा होती है तो उसी जन्म से लेकर उसे 12वीं कक्षा तक उसे कुल 50,000 रुपए देंगे। अब जो ये 50,000 रुपए दोस्तों उस बालिका को मिलेंगे, तो इससे क्या होगा? जब वो 12वीं कक्षा में आएगी तो उसे 25,000 एक साथ मिलेंगे। तो इससे होना क्या है दोस्तों? उस बालिका का शिक्षा की ओर उन्मुख होना है, और उसका जो, मान लो अगर उसकी कोई शारीरिक अगर कोई विकृति है तो वह भी उसके लिए उसको सहायता मिलेगी, तथा उसका जो संबल मिलेगा एक तरह का। जैसे मान लो कोई गरीब घर की लड़की है, जैसे अभी आपने देखता होगा फीमेल फोर्टिसाइड होता है, कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए तथा जो लिंगानुपात है उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये प्रसूति सहायता इसी के अंदर आर्टिकल 42 में मिलेगी दोस्तों। इसी के साथ में है मातृत्व अवकाश, जो कि अभी 2 साल का हो चुका है। और जैसे आप राष्ट्रीय योजना पढ़ते हो तो महिलाओं को जो प्रसव होता है तो उस समय उनकी बालिका को जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक 50,000 रुपए की राशि मिलती है। तीसरी बात इसी के अंदर आर्टिकल 42 में निकल कर आती है दोस्तों कि काम के लिए मानव की उचित दशाएं, काम के लिए मानवोचित दशाएं, काम के लिए मानवोचित दशाएं। अब मानवोचित दशाएं क्या है दोस्तों? जैसे मान लो कोई व्यक्ति नरेगा में काम कर रहा है, काम के लिए मानवोचित दशाएं। कोई व्यक्ति नरेगा में काम कर रहा है, अब नरेगा में इतनी बहुत ज्यादा गर्मी है, वहां पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है, तो उस स्थिति में वो काम के लिए मानव के लिए उचित दशा नहीं, तो उनके मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। क्योंकि हमारे आर्टिकल 21 पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि अच्छा पर्यावरण तथा गरिमा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार दिया गया है। तो इसी आधार पर तो काम के लिए मानवोचित दशाएं की भी आर्टिकल 42 की बात करता है। तो ये कुछ आर्टिकल ये जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित थे। अब आगे आर्टिकल दोस्तों कुछ और है, उनकी भी बात कर लेते हैं। कुछ आर्टिकल और बच्चे पार्ट 1 कंप्लीट होने की स्थिति में आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल या नागरिक, इसको सिविल भी बोल सकते हो आप, समान सिविल संहिता राज्य लागू करेगा। कौन लागू करेगा दोस्तों? राज्य लागू करेगा। दोस्तों ये समान सिविल संहिता क्या है? तो इसके अंदर ध्यान रखना है विवाह कोमा उत्तराधिकार, विवाह कोमा उत्तराधिकार जैसे कानून राज्य स्वयं बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य स्वयं बनाएगा और उन्हें लागू भी करेगा। तो ऐसा भारत में आपको ध्यान रखना दोस्तों, एक ही राज्य है जो कि भारत के अंदर इस प्रकार का लागू है, तो वो ध्यान रखना आपको। गोवा के अंदर ही भारत के अंदर समान सिविल संहिता लागू है। तो ये सारी बातें, क्योंकि इसमें विवाह की बात आ रही है, जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा है था, तो मुस्लिम महिलाओं ने भी इसका समर्थन किया था कि हाँ कि कुछ शरीयत कानून में तो ठीक है 3 तलाक को मान्यता थी, लेकिन सिर्फ तलाक बोलने से क्या एक जो शारीरिक से जो हमारा भावनात्मक रिश्ता है वो क्या खत्म हो जाएगा? तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक अवैध है। तो शरीयत कानून में ठीक है, भले ही उन्हें मान्यता है, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया है। तो विवाह और उत्तराधिकार संबंधित जो भी अधिकार होंगे, जो भी मामले होंगे, वो राज्य स्वयं बनाएगा और उन्हें लागू करेगा। तो ये बात डीपीएसपी में कही गई है। तो ये सभी दोस्तों आज हमने क्लास ली वो पार्ट 1 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित प्रावधान है वो हमने आज कंप्लीट किया है। आगे की क्लास में दोस्तों हम और इसी के बारे में पार्ट 2 को लेकर आएंगे। और धन्यवाद दोस्तों।